हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास अतीत में दबे पांव और परिचय के बाद आप मुंह अन जो दड़ों का परिचय और इसके बाद हड़प्पा का परिचय। बस इतना ही है, चैप्टर में कुछ नहीं है। तो आपको समझना है पहले कि मुंह अन जो दड़ो है क्या, किसके लिए प्रयोग होता है, इंसान है, शहर है, क्या है, किसका नाम है ये। तो भैया ये शहर का नाम है, ये शहर है, उस समय की राजधानी है, उस समय का केंद्र बिंदु है, सब कुछ यही है। ठीक है। अब मुअन जो दड़ो है क्या, शहर है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। अजीब सा लगा ना सुनने में, मुर्दों का टीला मतलब मरे इंसानों का ढेर, मरे इंसानों का ढेर, मुर्दों का टीला। अजीब लग रहा सुनने में, लेकिन ये नाम कब पड़ा, अच्छे से समझ लेना। इस नाम की सभ्यता के नष्ट हो जाने के बाद यह नाम मिला है, पहले नहीं पड़ा है। जब यह सभ्यता बन रही थी, विकसित हो रही थी, विकास कर रही थी, तब नाम नहीं मिला है मुहन जड़ो। ठीक है, इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है दादा। नहीं तो तुम बोले व्यक्ति का नाम कैसा पड़ गया, ये व्यक्ति का नाम नहीं है। मुंह अन दड़ो, इसका अर्थ होता है टीला। ठीक है, अर्थात मुर्दों का टीला। किसका अर्थ है, मुंह अन जो दड़ों का हिंदी अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला। अब जिंदा में तो बोल नहीं सकते कि भाई मुर्दों का टीला है, ठीक है, बुरी लग जाएगी लोगों को। तो जब वो नष्ट हो गई, सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई, सब टूट फूट गया, सब डूब गया, तब जाके उसका नाम क्या पड़ा, मुर्दों का टीला। उस समय क्या था यहाँ पर, तो यह नाम, यह नगर मानव निर्मित छोटे छोटे टीलों पर बसा था। किस पे, टीलों पर। देखो टीलों पे बसा लिया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, टीला। कौन का टीला, मुअंजो मतलब मुर्दों का, किसका, मुर्दों का टीला, जिसका अर्थ होता है मुंह अन जो दड़ो। इस शहर का नाम है, शहर का नाम इसलिए है, छोटे छोटे टीलों पे गांव बसे थे, वो लोग मर गए, इसलिए नाम रख दिया मुर्दों का टीला। मानव निर्मित सबसे पहला गांव है ये, शहर है, नगर है। ठीक है, शहर नहीं बोल सकते, नगर ही बोलेंगे। तो मानव निर्मित छोटे छोटे टीलों पर सबसे पहले बसा था। अब देखिए हम मिलेगा क्या क्या, उस टीले पे हमें क्या क्या मिला, उस शहर में, उस मोहल्ले में, उस नगर में, जहां पर केंद्र था, जो राजधानी थी, उसकी खुदाई करने पर, उसका खनन करने पे हमें क्या क्या मिला। तो पहले तो मिली हमें इमारत, इमारतें मिली, उसके सबूत मिले, ईंट के ऊपर ईंट जमा है और दीवार खड़ी है। ठीक है, अनेक इमारतें मिली। फिर सड़कें मिली, ठीक है, फिर क्या मिली, सड़कें मिली। फिर धातु, जो औजार के रूप में, खाना बनाने के रूप में, शिकार करने के रूप में प्रयोग करते थे, वो मिली। पत्थर की मूर्तियां मिली, क्या मिली, पत्थर की मूर्तियां। चौक के बने चित्र मिले, विचित्र लिखा भांडे, मतलब बहुत सारे क्या मिले, चित्र बने। कहीं दीवारों को उन्होंने बना दिया होगा, ठीक है, जिसको खोजकर्ता ने खोजा, बनर्जी जी ने, तो बनर्जी को वो मिले, तो उन्होंने क्या किया, सबका वर्णन किया। और क्या मिला, मोहरें मिली। बोले था ना आजकल हर बात में सील लगाना है, सील लगाना है, मार्कशीट ले गए तो सील लगाना है, जमीन नाम पे कराना तो सील लगाना है, फॉर्म भरना है तो सील लगाना है, ये मोहर वही है। ठीक है, ये मोहर वही है, उस समय भी चलती थी राजाओं के पास। साजो सामान मिला है, साजो सामान मतलब तो घर को सजाने का सामान मिला है, कि चित्र बना है और मोर बना है और कहीं पे कोई पक्षी बना है, उसका सामान मिला है। खिलौने मिले हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, हड़प्पा संस्कृति में और मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले क्या मिला है, इमारतों का सबूत मिला है। ठीक है, सड़कें मिली हैं, पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, चौक के चित्र मिले हैं, मोहरें मिली हैं, साजो सामान मिला है और खिलौने मिले हैं। तो लगभग सब कुछ मिला है, इस समय भी तो वही सब कुछ है। ठीक है, तो ये हो गया भैया। अब हम इसमें दूसरा पार्ट आपको दे रहे हैं
कि मोहनजोदड़ो में किसने खोज की है, कब की है और उसकी खुदाई कब चालू हुई और कैसे की गई है। तो देखिए इसका ये दूसरा पार्ट। आज है समस्या हल। कौन सी? मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसकी आपको सामग्री नहीं मिल रही, याद नहीं हो रहा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो केवल इसको एक बार देख लीजिए, बस अपने आप समझ में आएगा। पहला, मोहनजोदड़ो का हिंदी अर्थ होता है मृतकों का टीला, मतलब जहां पर लोग मर गए हों और वैसे टीले बने हों उनको कहते हैं मृतकों का टीला, पहला। दूसरा, इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है R.D. बनर्जी ने, बैनर्जी नहीं, बनर्जी ने। R.D. क्यों लिखा है? कि उनका नाम है राखल दास बनर्जी, याद रहेगा, राखल दास बनर्जी। किसका नाम है? जिसने मोहनजोदड़ो नगर की खोज की है। ये किसी इंसान का नाम नहीं है, शहर का नाम है। मोहनजोदड़ो शहर का नाम है। इसकी खोज किसने की है? R.D. बनर्जी अर्थात राखल दास बनर्जी ने। कब की है? 1922 में। कब की है? 1922 में। याद रखना 19 से 22 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, इसीलिए मोहनजोदड़ो कहाँ था? हिंदुस्तान में। लेकिन अब वो किसमें हो गया है? पाकिस्तान है, बंटवारे के बाद। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, उस समय सन क्या था? 1922, मतलब हिंदुस्तान में था, ठीक है। राजधानी था वह किसकी? सब पूरे क्षेत्र के, पूरे हिंदुस्तान की राजधानी था। कौन? कौन? मोहनजोदड़ो, ये शहर का नाम है। ये क्या था? राजधानी था। खोज किसने की है? R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने। कब की है? 1922 में। अब ये राखल दास बनर्जी है कौन जो खोज करने चले गए? तो भैया ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये अधिकारी हैं। कौन से विभाग में? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी हैं। याद रखिएगा, क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारी हैं। इनको अधिकार है वहां पर खुदाई करने का, खनन करने का, सबूतों को इकट्ठा करने का। तो ये गए हैं खुदाई करने। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। नाम क्या है? राखल दास। कब गए हैं? 1920 में। क्यों गए हैं? क्योंकि वो अधिकारी हैं। चलो, उन्होंने खोज की। यहां पर 500 कुएं बने हैं। कितने? 500। 1 2 3 4 5 नहीं बाबा, अरे बाबा 500 कुएं। अब 500 क्यों बने हैं भैया? एक कुएं से काम नहीं चल सकता था क्या? तो भाई साहब पहले उसकी स्थिति देख लीजिए कि वो कितने क्षेत्र में बसा है। लगभग 200 हेक्टेयर में बसा है। 200 हेक्टेयर, 200 एकड़ नहीं बोल रहे हैं, 200 हेक्टेयर बोल रहे हैं, जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। 200 हेक्टेयर बसे हैं लोग, इसलिए वहां 500 कुएं हैं। कितने कुएं हैं? 500। पहले बोरवेल होता नहीं था, पहले नल चलता नहीं था, पहले केवल एक व्यवस्था थी कि इसकी कुएं की। और सबसे ज्यादा सभ्यता नदी किनारे इसी बसती थी, क्योंकि नदी किनारे जल मिलता है और जल ही जीवन है। जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो पहले जल को एकत्र करने के लिए, जल को इकट्ठा करने के लिए कुएं बनाए जाते थे। कहां पर बनाए जाते थे? ये पर्वत है, पहाड़ है, इसके निचले भाग में जहां पर भूमि बराबर होती थी, यहाँ कुआं बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था? ये ऊपरी भाग है, ये भी ऊपरी भाग है, ये भी ऊपरी भाग है। जब इसका पानी बरसात में बह के इकट्ठा आएगा तो ये कुआं भर जाएगा, ठीक है ना, पानी यहीं से आएगा। तो ये जो कुआं बना हुआ है, कुआं है, तो ये पानी सब किस में जाएगा? कुएं में जाएगा। तो ये क्या भर जाएगा? कुआं पूरा पैक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये क्या है?
उनकी उस समय की जल संरक्षण की विधि है। तो कुएं कितने थे? 500। ये सिंध प्रांत में है। कौन? मुंह अंजोदड़ो, ये सिंध प्रांत में है। ठीक है। कब खोज हुई है? 1922 में। 1922 में खोज किसने की है? राखलदास ने। कहां पर है? सिंध प्रांत में। कौन है? अधिकारी है। क्या करने गया है? खोज। कितने कुएं मिले हैं? 500। कितने हेक्टेयर में बसा है? 200 हेक्टेयर में। ठीक है। आगे ये सब पूरी बात इसी की चल रही है। वर्तमान में पाकिस्तान का सिंध प्रांत इस समय वर्तमान में, अब याद रखना, बंटवारा हो गया है 1947 में, इसलिए इस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। 1922 में कहा था? हिंदुस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत लरकाना में। लरकाना याद रखना। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। उसका जिला कौन सा है? लरकाना। जिला कौन सा है? लरकाना। वहां पर क्या है? इस समय हमारा सिंध प्रांत है, जहां पर पहले किसकी खोज हुई है? मुंह अंजोदड़ो की। किसने की है? राखलदास ने। ठीक है। और आगे चलिए। अब यहां पर एक मिला है बौद्ध स्तूप। इसका मतलब बौद्ध धर्म का भी विकास हो चुका था। बौद्ध धर्म का चला, बुद्धम शरणम गच्छामि, हम धम्मम शरणम गच्छामि, हम बुद्धम शरणम गच्छामि, हम धम्मम शरणम शरणम गच्छामि। ये बुद्ध जी बोलते हैं ना। तो जो बुद्ध के नाम रहते हैं ना, उसका उच्चारण करते हैं। तो अब ये बुद्ध स्तूप मिला है। ठीक है। बुद्ध जी की मूर्ति मिली है, लेकिन वो है कैसी? पहला तो 50 फीट ऊंचे चबूतरे पे बनी मूर्ति। 50 फीट की नहीं है भाई साहब। मूर्ति 50 फीट की नहीं है, 50 फीट ऊंचा चबूतरा बना है। ऐसे जो गांव में जो पेड़ लगे रहते हैं ना, उसके आजू बाजू बना देते हैं चबूतरे, ऐसे ही ऊपर मंदिर बना देते हैं पहाड़ियों पे। तो ये पहाड़ी पे बना हुआ एक चबूतरा जिसे कह सकते हैं, उस पे मूर्ति रखी हुई है। चबूतरा कितना है? 50 फीट है। उसके ऊपर क्या रखी है? मूर्ति। किसकी? बौद्ध स्तूप बना है बुद्ध जी की। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय ईंट का, लोहे का, तांबे का निर्माण हो चुका था। तभी तो ये लोग पक्की पक्की इमारत बनाते थे। तभी तो ये औजारों का इस्तेमाल जानवरों के शिकार के लिए करते थे, युद्ध के लिए करते थे। तो ये जो है मुंह अंजोदड़ो, ये बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास की जानकारी के लिए। ये साधारण जानकारी है। इसके बाद फिर एक वीडियो हम दे रहे हैं आपको हड़प्पा क्षेत्र की, कि हड़प्पा क्षेत्र क्या है। उस समय सभ्यता का केंद्र, जितनी सभ्यता का विकास हुआ उसका सबका केंद्र कौन? कौन भैया? मुंह अंजोदड़ो। दूसरा, राजधानी कौन? मुंह अंजोदड़ो। 5000 पुराने महानगर कौन था? 5000 साल पुराना महानगर कौन था? मुंह अंजोदड़ो। इससे 100 मील दूर, अर्थात 100 किलोमीटर दूर कौन था? हड़प्पा नगर। स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? ईसा पूर्व में। और इसकी खोज कब हुई है? 1922 में। 1922 में इसकी स्थापना नहीं हुई है दादा, 1922 में इसकी खोज हुई है। चे सुनो, है ना। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे। उन्होंने 1922 में इसकी खोज की है। इसके पहले नष्ट हो चुका था। स्थापना तो बहुत पहले की बात है। स्थापना हुई, फिर विकसित हुआ, फिर नष्ट हुआ। नष्ट होने के बाद 1922 में इसकी खोज हुई। फिर से बता रहा हूँ, अच्छे ध्यान से सुनना। इसका जो पहले वाला वीडियो आया है उसमें भी इसी का परिचय है। ये दूसरा आ रहा है, लेकिन कारण क्या है कि बोर्ड में पूरी सामग्री एक बार में नहीं आ रही है। आप चाहें कि पूरी सामग्री एक बार पूरे बोर्ड में लिख जाए तो संभव नहीं है, इसलिए खंड खंड में तोड़ तोड़ के आपके पास भेजी जा रही है। ठीक है। तो सभ्यता का केंद्र, राजधानी, 5000 वर्ष पुराना क्या था?
महानगर। स्वमिल कौन है? हड़प्पा। स्थापना कब हुई है? 1922 में। और किसने की है? राखलदास बनर्जी ने। इसके पहले हमने पढ़ा था कितने कुएं थे यहाँ? 500। कितने थे? 500। तो ये पूरी सामग्री एक होके आपका जो है चैप्टर तैयार हो चुका है। आप इसी में आगे वीडियो मुंह अन जोदड़ो की नगर योजना, मतलब वहां का नगर कैसा था, वो बसा कैसा था और उसकी बनावट कैसी थी, उसका वर्णन है इसमें। ठीक है, कैसे बसा था। तो अब देखिए, सबसे पहले तो वो टीला में बसा था। पेपर में पूछे नगर योजना तो सीधे लिखिएगा कि मुंह अंजोदड़ो जो नगर है वह समतल स्थानों पर नहीं, ऊंचे नीचे टीलों पे बसा था, इसीलिए उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, ये मानव निर्मित है। किससे निर्मित है? मानव निर्मित है। स्वयं टीले मानव ने बनाए थे। भैया अच्छे समझ लेना, ये जो ऐसी ऊंची फिर ऐसी नीची फिर ऐसी ऊंची जो रहती है ना जगह, ये जो रहती है ये, ठीक है, इसको टीला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टीला। जो ऊपर रहता है, अभी आपने इसके पहले वीडियो पढ़ा है, गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनी है वो 50 फीट के ऊपर टीले में बनी है। मतलब ये जो टीला है ना, ये बीच का, ये ऐसा वाला, इसमें बनी है, यहाँ गड्ढे में नहीं बनी है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये टीले उन्होंने स्वयं बनाए हैं, ये प्रकृति द्वारा बने नहीं मिले हैं उनको कि उन्होंने प्रकृति से बने देख लिए हों। ठीक है, टीले स्वयं बनाए हैं। क्यों बनाए हैं अभी और समझ लीजिए कि टीले बनाने की जरूरत क्या है उनको, क्या जरूरत थी इतने ऊपर रहने की। नीचे यहाँ मैदान में भी तो रह सकते थे, नहीं रह सकते थे मैदान में? तो भाई साहब, पहले जब बारिश होती थी तो पानी पूरा मैदान में भर जाता था, तो घर डूब जाते थे, पहला। दूसरा, टीले में रहने का दूसरा फायदा, बारिश का जो पानी आता था वो बारिश का पानी नीचे बह जाता था तो घर बच जाता था। तीसरा, सबसे अच्छा फायदा, कोई आक्रमण करेगा हमारे ऊपर तो वो नीचे से ऊपर आएगा, और हम ऊपर से पत्थर भी मार देना तो वो नहीं बच सकता, क्योंकि नीचे से ऊपर निशाना लगाना कठिन है, लेकिन ऊपर से नीचे मारना बड़ा आसान है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी था। तीसरा, अगर जंगली जानवर आ जाए तो वो इस टीले पे चढ़ेगा तो दिख जाएगा, नीचे जो रहेगा उसको पकड़ लेगा। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण इसको ऊपर टीले बनाए गए हैं मानव द्वारा। प्राकृतिक नहीं है, फिर से कह रहे हैं, अभी जो पहाड़ हमको दिखते हैं वो प्राकृतिक है, प्रकृति ने स्वयं बनाए हैं। कहीं भूकंप आया है, कहीं ज्वालामुखी आया है, लेकिन इन्होंने स्वयं बनाए थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो पहला, मुंह अन जोदड़ो नगर योजना कैसी थी? नगर योजना मतलब वहां के नगर कैसे बने थे, उनके घर कैसे थे, उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला टीला पर बसा नगर था, वो पूरा नगर कहाँ बसा था? टीले पर। दूसरा, मानव निर्मित था, प्राकृतिक नहीं था, प्रकृति के द्वारा उसका निर्माण नहीं हुआ था। तीसरा, यहाँ एक तालाब है। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगा इसका नगर योजना का, क्योंकि ये एक साथ बनाना संभव नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो है। तो इसके बाद फिर आएगा, ये तीसरा नंबर है, वो चौथे नंबर का रहेगा। आपको पहले वीडियो से देखना शुरू करना है और 5वें 6वें तक जाना है, तब आपका ये पूरा हो जाएगा। एक बार सुन लीजिए, दोबारा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी। तो टीले पे बसा है, फिर दूसरा मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है, तालाब है वहां पर एक जो 40 फीट लंबा है। ठीक है, 40 फीट लंबा है और 50 फीट चौड़ा है। ठीक है, ये 40 फीट गया और ये सब मिलके 50 बन गया। ठीक है, पहला चौड़ाई और लंबाई, तो कितना? 40 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा, 7 फीट गहरा। 7 फीट, मैं कितने फीट का हूं पता हुआ आपको? 5.5 फीट का। जब मैं हाथ पूरे ऐसे कर दूंगा ना, तब जाके कहीं 7 फीट का मैं बनूंगा।
तो इतना गहरा पहले तालाब खोदा जाता था। कितने फीट का? 7 फीट का। उसकी लंबाई कितनी? 40 फीट। उसकी चौड़ाई कितनी? 50 फीट। कि अब ये तालाब बनाते क्यों थे? इनको जरूरत क्या थी तालाब बनाने की? तो पहले जो जानवर थे वो पानी कहाँ पिएंगे? तालाब में। जो लोग रहते हैं वो स्नान कहाँ करेंगे? तालाब में। कपड़े कहाँ धोए जाएंगे? तालाब में। जो अन्न है जो गंदा हो जाता कहाँ धोया जाएगा? तालाब में। खेती में सिंचाई कहाँ से की जाएगी? तालाब से। इसका मतलब उस समय सब कुछ विकास हो चुका था, इसलिए तालाब इतना बढ़ाया बनाया जाता था। ठीक है, फिर से याद रखना, तालाब को लिखना पड़ेगा। अगर पूछ लिया कि नगर योजना में तालाब कितना, ठीक है, या पूछ लिया टीला किसने बनाया, सब कुछ याद रखना। टीला स्वयं मानव ने बनाया है, प्राकृतिक नहीं है। तालाब है 40 फीट लंबा है, 50 फीट चौड़ा है, 7 फीट गहरा है। ठीक है, और आगे आइए। अब तालाब के बाद हम सड़कें चलें। क्या चलें? सड़कें। हाँ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी कोई बहुवचन वाक्य आएगा तो उसमें आपको बिंदी लगानी ही है, छोड़ना नहीं है। बहुवचन, ये सड़कें हैं, सड़क नहीं है, इसलिए बिंदी लग रही है। ये देख लो, आड़ी दोनों दोनों, ये दो हो गए इसलिए बहुवचन में जा रहा है, इसलिए बिंदी लग रही है। सड़कें सीधी और आड़ी दोनों थी, कहीं सीधी थी, कहीं ऐसे मुड़ जाते थे, कहीं ऐसे जाओ फिर मुड़ जाओ, फिर मुड़ जाओ, फिर मुड़ जाओ। ये तो पहले भी था और अभी भी है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है भैया। पहले भी सड़क सीधी जाती थी फिर ऐसी मुड़ती थी, अभी भी कई जगह देखो सड़क ऐसी नाक जैसे चलती है। ठीक है, कहीं हाईवे देखो बिल्कुल सीधा चलता है। तो ये तो पहले जैसे चला आ रहा है, कुछ नहीं बदला है। आज वास्तुकार इससे ग्रिड प्लान कहते हैं, ये याद करना बहुत जरूरी है, भूलिएगा मत। अच्छे से याद रख लीजिए कि पहले जो सड़कें बनी थी उस सड़कों को आज वास्तु शास्त्र वाले, हिंदुस्तान वाले क्या कहते हैं? तो बोलते हैं ग्रिड प्लान। क्या बोलते हैं? ग्रिड प्लान। किसे कहते हैं? सड़कों को। ये जो सड़कें बनी हैं इन्हें क्या कहते हैं? ग्रिड प्लान। याद रखिएगा, ग्रिड प्लान कहते हैं किसको? सड़कों को। अब इसके बाद हम आपको फिर एक वीडियो दे रहे हैं। अब उसमें क्या है? इमारत कितनी बड़ी होती थी, उसमें स्नानागार कितना बड़ा होता था, उसमें द्वार कितने होते थे, कौन सी दिशा से निकलते थे, कौन सी दिशा से अंदर जाते थे, मंदिर कौन सी दिशा में बनता था, ये सब अब वीडियो नंबर किस में आएगा? 4 में। ये क्या हो गया? वीडियो नंबर 3। चौथा वीडियो। अब हम इसमें क्या लिए हैं? पहले हमने लिया था इसमें तालाब, तीसरे में है ना, कि तालाब 40 फीट लंबा है, 50 फीट चौड़ा है, 7 फीट गहरा है, ये सब लिया था। अब हमने क्या ले लिया? सिरा बौद्ध स्तूप। जो बौद्ध स्तूप है, मोहनजोदड़ो में जो सबूत मिले हैं उसमें जो बौद्ध स्तूप है वो कैसा था, उसके आगे पीछे क्या था, अभी भी कह रहे हैं एक एक पार्ट में याद कर रहे हैं, निश्चित आपको चैप्टर याद हो जाएगा। सिरा सबसे ऊपर, ये सिर है ना, हमारा सिर दिख रहा ना, ये ऊपर वाला भाग, ये इसे सिरा कहते हैं। ठीक है, इससे तो जब बड़ा 50 फीट का क्या बना था? टीला। क्या बना था भैया? टीला। कितने फीट का? 50 फीट का। कितने फीट का टीला है? ये है 50 फीट का टीला। ठीक है, इस टीले पे क्या बना है? बौद्ध स्तूप, बौद्ध जी की मूर्ति बनी है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि 50 फीट टीला है। फिर से गलती नहीं, ध्यान से सुनना, ये टीला 50 फीट का है भैया, मूर्ति 50 फीट की नहीं है। टीला बनाया गया है बहुत ऊंचा, मिट्टी जमा कर करके, पत्थर जमा कर करके, वो 50 फीट का, उसमें बौद्ध जी की मूर्ति रखी है, उसे बौद्ध स्तूप कहते हैं। ठीक है, सिरा, सिर के ऊपर मतलब लास्ट में बनाया गया है। मैहर का मंदिर देखा है आपने, माता शारदा का, बस वैसे ही सबसे ऊपर बना ना पहाड़ी पे चढ़ चढ़ के, वैसे ये भी है। चलिए, अब ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? मोहनजोदड़ो नगर योजना। नगर बना कैसे था? तो स्तूप के पीछे गढ़ बना है। ठीक है, स्तूप के पीछे क्या बना है? गढ़। याद रखना, आगे नहीं बना है, कहां बना है? पीछे। सामने उच्च वर्ग की बस्ती बनी है, सामने साइड जहां पर बौद्ध स्तूप का मुख है, जिस तरफ बौद्ध स्तूप बैठे हैं, जिस तरफ उनका मुख है, उस तरफ उच्च वर्ग की बस्ती बसी, मतलब जहां बड़े बड़े लोग रहते थे, पैसे वाले व्यापारी लोग रहते थे। सीधी बात, जहां कौन रहते थे? व्यापारी लोग।
उनका घर बसा है। फिर से स्तूप के पीछे गढ़ बना है, आगे बस्ती बसी है, वो भी किसकी? उच्च वर्ग की, गरीबों की नहीं। दूसरा, पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बह रही है। इसका मतलब स्तूप के पीछे जो गढ़ बना है, गढ़ के पीछे सिंधु नदी बह रही है। कौन सी नदी? सिंधु नदी बह रही है। किसके पीछे? गढ़ के पीछे। ठीक है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, पीछे कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। दक्षिण में कामगारों की बस्ती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व मतलब पहले, सामने, तो सामने तो ये बसे हैं। कौन? उच्च वर्ग के लोग। पश्चिम कौन बसे हैं? गढ़ है, तो गढ़ के लोग बसे हैं। अब उत्तर, और क्या बचा? दक्षिण। तो दक्षिण में कौन बसे हैं? कामगार बसे हैं। क्या बसे हैं? कामगार। तो याद रखिएगा, सामने मतलब उच्च वर्ग की बस्ती बसी है। ठीक है, पीछे गढ़ बसा है। दक्षिण में मतलब दाहिने हाथ पर कौन बचा है? दक्षिण में कौन बसा है? कामगारों की बस्ती है। कामगार मतलब जो काम करते हैं, जो मकान बनाते हैं, जो खेती का काम करते हैं, इनकी बस्ती बसी है। अब इसको पूरा एक कर दीजिए, निश्चित है आपको पूरा बनेगा। अभी हमने पढ़ा था तालाब। क्या पढ़ा था? तालाब। ये 40 फीट तक क्या था? लंबा था। 50 फीट क्या था? चौड़ा था। 7 फीट क्या था? गहरा था। बस इन्हीं को ऐसे ही जोड़ते चलना है, अपने आप चैप्टर पूरा याद हो जाएगा। अब इसके बाद वीडियो नंबर 5, अब उसमें हम पूरा वर्णन देखेंगे कि कौन सा तालाब, कौन सा द्वार, कहां से क्या बनता है। तालाब, महाकुंड। नगर योजना पढ़ रहे हैं, मोहन जोदड़ो नगर की नगर योजना कैसा बना था, पहले भी पढ़ा है। तालाब है जिसे महाकुंड कहा जाता है, 40 फीट लंबा है, 50 फीट, 40 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा। ठीक है, 7 फीट क्या है? गहरा। आप सबसे महत्वपूर्ण, ये तो आपको याद हो गया, पहले ही पढ़ा है। अब इस पे चलते हैं, जो मुख्य उसका है। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां हैं, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, मतलब दोनों साइड सीढ़ियां हैं, एक उत्तर में और दक्षिण में, पूरब पश्चिम में नहीं है, याद रखिएगा। केवल उत्तर और दक्षिण में क्या है? सीढ़ियां हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नानागार हैं, उत्तर में ही 8 स्नानागार हैं, 8 जगह स्नान किए जा सकते हैं, 8 घाट बने हैं। उत्तर में, दक्षिण में सीढ़ियां हैं और उत्तर दिशा में 8 स्नानागार बने हैं, मतलब 8 जगह आप स्नान कर सकते हो, जिसमें किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। ये तो बड़ी गजब की बात हो गई, गजब की बात हो गई कि दरवाजे कितने हैं? 8, वो भी ऐसे घेर के, लेकिन कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। इसका मतलब उनमें वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि दरवाजा कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं खुलना चाहिए। इसीलिए आपने स्कूल बने देखे हैं जहां आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज बने देखे हैं, गुरुकुल बने देखे हैं, मंदिर बने देखे हैं, जहां पे कभी भी किसी का दरवाजा सामने नहीं खुलता है। ये वास्तुशास्त्र है। आप अपने स्कूल में देखिएगा, जहां भी आप पढ़ते हो, लाइन से कमरे बने होंगे। ऐसा नहीं कि एक लाइन इस तरफ, एक लाइन ऐसे आमने सामने दरवाजा आ जाए, हो ही नहीं सकता। ये वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर ऐसा होगा तो निश्चित है आगे चल के आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो एक दरवाजे को कभी दूसरे दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए। तो वही यहाँ पर वास्तुशास्त्र बता रहा है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि वास्तुशास्त्र उस समय विकसित हो चुका था, लोगों ने उसको जान लिया था, उसी का पालन आज हम कर रहे हैं। तो उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां हैं, 8 स्नानागार हैं, 8 जगह स्नान कर सकते हैं, किसी का भी दरवाजा सामने नहीं खुलता है। आगे चलिए, 3 साधुओं के कक्ष हैं, जहां पर तालाब है, महाकुंड बना है, वहां 3 साधुओं के कक्ष हैं, मतलब वो 3 कमरे हैं, जहां पर साधु स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते थे, जहां पर हवन किया करते थे।
वो 3 कक्ष है। क्यों? क्योंकि ये महाकुंड है। महाकुंड क्यों कहते हैं? क्योंकि 40 फीट लंबा है, 50 फीट चौड़ा है और 7 फीट गहरा है। तो कुंड आने होता गहरा, कुंड मतलब होता गड्ढा। तो ये बड़ा तालाब है तो महाकुंड नहीं बन गया। तो तालाब को क्या रहे? महाकुंड। उसी के पास बने हैं सब। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, भूलना नहीं। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नानागार है जहाँ स्नान करते हैं। एक का भी दरवाजा सामने नहीं खुलता है, 8 के 8 दरवाजा अलग अलग खुलते हैं। 3 साधुओं के कक्ष हैं, मतलब साधु लोग वहां पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं। उत्तर पूर्व में एक इमारत है। उत्तर में और पूर्व में एक इमारत बनी है, मतलब एक मकान बना हुआ है। दक्षिण में एक भग्न। भग्न मतलब होता है टूटा हुआ। भग्न क्या होता है? टूटा हुआ। तो वहां एक टूटा हुआ है, लेकिन याद रखना उत्तर पूर्व में सही दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं टूटा है। लेकिन दक्षिण वाला बिल्कुल नाश हो गया है, नष्ट हो गया है, भग्न हो गया है। ठीक है। इमारत 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है वहां पर। जैसे अपन शादी आदि के लिए नहीं हॉल बुक करते हैं, पार्टी आर्टी बनाने के लिए, वैसा हॉल। कितने खंबे हैं? 20। तो भैया ये सिद्ध करता है कि मोहनजोदड़ो के समय, मतलब 1922 में जो खोज की गई है, उस समय इन सब का क्या हो चुका था? विकास हो चुका था। फिर इसके बाद ये नष्ट हो गए हैं। अब उसके फिर से हम उसी क्रम में चल रहे हैं और उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? स्कूलों में, कॉलेजों में, मंदिरों में स्कूल के दरवाजे सीधे सीधे रखते हैं।